उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब दो रास्ते हैं। एक, या तो दीपक प्रकाश मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, और जैसा कि आज उन्होंने अपने टैग में, फेसबुक के टैग में मंत्री पद का हटा दिया, तो 13 तारीख को अपना पत्ता उपेंद्र कुशवाहा खोल सकते हैं कि वो एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए में रहकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, या एनडीए से बाहर हटकर वो अपने बेटे को एक नेता के रूप में स्थापित करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति मैं देख रहा हूँ पिछले 25 सालों से, 30 सालों से, तो उनके संघर्ष की कहानी जो है वो हर तीसरे चौथे साल में एक नए चक्रव्यूह में फंसते हैं और उससे निकलकर फिर एक दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर एनडीए से बगावत करेंगे या... लेकिन इसमें आप देखें कि पूरा परिवार एक तरह से विभाजित जैसा लग रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी एक तरफ, और रोहिणी जो तेज प्रताप के लिए टिकट चाहती थी और टिकट नहीं मिला, तो आज जो उनका ट्वीट एक आया है, भाई भाई के लिए नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल में एक सीट उनके लिए था कि वो अपनी संख्या बल पे वो जा सकते थे, एक किसी को भेज सकते थे। तो पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर ही विवाद था कि तेज प्रताप यादव हो सकते हैं उम्मीदवार या नहीं। बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था और सभी 10 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इनमें भाजपा की ओर से 4, जदयू की ओर से 4, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से 1 और राजद की ओर से सुनील सिंह को टिकट मिला और उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो इस तरह से अब ये माना जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं उनका निर्विरोध चुना जाना तय है, और पर्चों की जांच और 11 तारीख को इसकी संभावना है कि निर्विरोध घोषित कर दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव को लेकर ये रहा कि जिसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बेटे इस कैबिनेट में मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग के, दीपक प्रकाश, वो नॉमिनेशन नहीं कर सके। यानी उन्हें ना तो एनडीए की किसी घटक दल की ओर से नॉमिनेशन करने के लिए कहा गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वो मंत्री कितने दिनों तक रहेंगे, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं समसामयिक जो अभी विषय चल रहा है राजनीति में, विधान परिषद की सीटों को लेकर, और उसमें सबसे बड़ा जो तड़का लग गया है दीपक प्रकाश का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एनडीए के भीतर और क्या कुछ हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा क्या नाराज हैं तो वो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहकर्मी मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है जी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 10 सीटें थीं उसमें सबने अब पर्चे दाखिल कर दिए, दीपक प्रकाश का क्या होगा? ये निश्चित है कि 10 सीटों में दीपक प्रकाश का नाम कहीं नहीं रहा, और सबसे अधिक जो जरूरत थी वो सम्राट चौधरी सरकार के 2 मंत्री थे, एक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और एक दीपक प्रकाश। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जदयू कोटे से उनको उम्मीदवारी दी गई और उन्होंने नामांकन का पर्चा भी दाखिल किया। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 तारीख को, जैसा कि आपने बताया, 11 तारीख को निर्धारित समय बीत जाने के बाद नाम वापसी के इनके निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रहा, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल के नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा एनडीए की घटक से ही वो विधायक भी है। तो दीपक प्रकाश कहाँ चूक गए? ये शुरुआत से ही लग रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों की बंटवारे का जो रूपरेखा तय की थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी गई, 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली, जदयू को 1 सीटें एडिशनल ये मिला कि नीतीश कुमार जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सीटें खाली की वो सीट एक जदयू के खाते में गई। तो कुल मिलाकर हिस्सा बराबर हुआ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, 4 सीटें। 1 सीटें जो बच गई 9 उपचुनाव वाले सीटों में, वो एक लोजपा रामविलास के खाते में गई और उससे अशरफ अंसारी उम्मीदवार बने।
तब एक सीट जो विधानसभा की संख्या बल के आधार पर है, वो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिला, जो जिनके 25 विधायक विधानसभा में हैं। तो अब कुल मिलाकर 10 सीटें हैं, 10 उम्मीदवार हुए और 10 का नामांकन पत्र अगर सही पाया गया तो नाम वापसी के अंतिम दिन, अंतिम समय के बाद वो निर्विरोध जीत जाएंगे। अब दीपक प्रकाश अब क्या करेंगे? निश्चित रूप से दीपक प्रकाश को लेकर जो बातें चल रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल भी उन्होंने कहा था कि उनकी जो नजदीकियां हैं वो जदयू के ज्यादा करीब है। वो वैचारिक रूप से उन्होंने कहा कि है। हम जदयू के ज्यादा करीब है, बीजेपी के करीब नहीं है, बट तो वो एनडीए के पार्ट हैं। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि 10 सीटों में 9 ऐसी सीटें हैं जिसमें द्विवार्षिक चुनाव के जरिए उम्मीदवारों का चयन होना है। और इस चुनाव में हम सब जैसा कि जानते हैं, बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो विधान परिषद की एक सीट के लिए कम से कम 25 प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे और एक जो सीट बची 10 में 1, उस पर उपचुनाव हो रहा है और उसके लिए पर्याप्त संख्या है। 125 सीटों के लिए उसका आधार है। जिसके पास 125 सीटें होंगी तो उसका उम्मीदवार जीत जाएगा। तो निश्चित रूप से उसमें कोई शक शुबहा नहीं है, एनडीए के पास पर्याप्त सीटें हैं और उसके उम्मीदवार जीत जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बीजेपी की ओर से जो 4 उम्मीदवार हैं, संजय मयूख, पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के गायक और उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है, अनिल कुमार ठाकुर इसके तीसरे उम्मीदवार हैं और शीला पंडित ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। जबकि जदयू ने नीतीश कुमार की जो सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव हो रहा है उस पर ललन प्रसाद उसके उम्मीदवार होंगे। निशांत कुमार उनके पुत्र जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। भारती मेहता और शिवरानी देवी ये जदयू के उम्मीदवार होंगे और अशरफ अंसारी लोजपा आर के उम्मीदवार हैं। और एक सीट जो राजद के पाले में गई है उस पर उम्मीदवार उन्होंने उतारा है सुनील सिंह को। इन 10 उम्मीदवारों में मैं आपको बताऊं कि 10 उम्मीदवारों में 8 बिल्कुल नए चेहरे हैं। पहली बार वो उच्च सदन में अगर वो निर्वाचित हो जाते हैं तो उच्च सदन में पहुंचेंगे और वो बिल्कुल नए चेहरे हैं। जो 2 पुराने चेहरे हैं, तीसरी बार बीजेपी ने संजय मयूख पर एतबार जताया है और उनको उम्मीदवार बनाया है, जबकि सुनील सिंह राजद के दूसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे? मिथिलेश जी, उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब 2 रास्ते हैं। एक, या तो दीपक प्रकाश मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और जैसा कि आज उन्होंने अपने टैग में, फेसबुक के टैग में मंत्री पद का हटा दिया और वो एक दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो नेता के रूप में उन्होंने रखा। दूसरा रास्ता है उनको कि ये मंत्री 6 नवंबर तक जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक जिस दिन ये मंत्री पद का इन्होंने शपथ लिया उसके 6 महीने तक वो बिना किसी सदन के वो मंत्री रह सकते हैं। यानी कि 6 महीने के अंदर उनको विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना होगा। तो ये जो समय सीमा है ये 6 नवंबर तक बाध्यता है, संवैधानिक जो बाध्यता है, ये 6 नवंबर तक उनको सदस्य बन जाना है। दूसरा विकल्प इनके सामने में है कि कोई एक विधानसभा की सीट खाली हो, जो उनके पार्टी के जो 4 सदस्य हैं जीत कर आए हैं, कोई उनमें से एक अगर इस्तीफा देकर वो सीट खाली करे और उस पर उपचुनाव हो और उसमें दीपक प्रकाश चुनाव जीत कर फिर एक बार सदस्य बने और तब उनकी मंत्री पद की जो कुर्सी है वो बरकरार रह सकती है। तो उनकी माता जी, उनकी माँ खुद विधायक हैं सासाराम से, तो क्या ये भी संभावना है क्या कि वो अपने बेटे के लिए अपनी सीट खाली कर दें और फिर उस पर दीपक प्रकाश जाए? लेकिन क्या ये रिस्की नहीं होगा? क्या ये चुनाव खतरा मोल लेना नहीं होगा? चुनाव तो हर समय में हर किसी के लिए रिस्की होता है, लेकिन अब रास्ता क्या है? राजनीति में भाई भाई के लिए नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल में एक सीट उनके लिए था कि वो अपनी संख्या बल पे वो जा सकते थे, एक किसी को भेज सकते थे।
तो पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर ही विवाद था कि तेज प्रताप यादव हो सकते हैं उम्मीदवार या नहीं। जो खबरें चली उसमें हुआ कि पार्टी ने ही विरोध किया, जो शीर्ष नेता है उसी हाँ, उस पर हम लोग आएंगे। अभी रोहिणी आचार्य का काफी जी, उनका चीजें ट्वीट सोशल में चल उनका रही है, ट्वीट चल तो रहा है। हम लोग इस पर भी आते जी। हैं। लेकिन सबसे पहले कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी क्या यह खतरा एक तरह से मोल लेंगे कि उनकी पत्नी जो चुनाव जीत चुकी हैं अभी विधानसभा के चुनाव में, वो जीती हुई सीट अपने बेटे के लिए खाली कराएं? मैं उसी पे आ रहा था कि हम्म। राजनीति में मां नहीं भी खाली कर सकती है और खाली कर भी सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का प्लान होगा या तो उनकी पत्नी सीट खाली कर दे, इस्तीफा दे दे और बेटे को फिर से विधानसभा में जाने को कहें, या फिर एक दूसरा विकल्प यह है कि उपेंद्र कुशवाहा शहीद दीपक प्रकाश को शहीद के रूप में प्रोजेक्ट करे और वो पूरे बिहार में वो नेता के एक जो कुशवाहा सबसे बड़ी बिरादरी है, पिछड़े वर्ग की दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है, उसकी सहानुभूति प्रकट लेने के लिए वो किसी सदन के सदस्य नहीं बने और पूरे बिहार में अपनी पार्टी की नींव मजबूत करे। तो दो विकल्प उनके सामने में है, डिसाइड उपेंद्र कुशवाहा को करना है। लेकिन इस मुहिम से अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसका संदेश विदिन एनडीए के भीतर एक अंतर्विरोध के रूप में नहीं जाएगा? निश्चित रूप से ये जो लाइन है, अगर इस लाइन पे चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो एनडीए के भीतर इस पे एक विवेचना होगी, मंथन होगा और उनके लिए रास्ते और कठिन हो सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति में उनको अपनी पार्टी बचाने की चिंता है, पार्टी बचाना है, तो पार्टी के सामने दो ही विकल्प है, या तो दीपक प्रकाश फिर से दोबारा सदन में जाए, फिर से पहली बार वो सदन में सदस्य बने, नहीं तो वो एक शहीद के रूप में वो माथे पे मुरेठा बांध के वो घूमे पूरे बिहार में कि भाई ये कुशवाहा समाज का मैं नेता हूं, मैं बेटा हूं और मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। माने किसने अन्याय किया? फिर ये सवाल उठेगा बिल्कुल कि रूप से। अन्याय किसने किया। जैसा कि आज दिल्ली जाने के पहले पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान भी चल रहा था कि आपके बेटे को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जाकर एनडीए के नेताओं से पूछिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके भीतर भी तल्खी है। निश्चित रूप से कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि एनडीए को जो अभी लीड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड है। तो उनका इशारा दोनों तरफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया तो वो दबी जुबान से यह भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को भी उनका नाम आगे बढ़ाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के सामने में राजनीतिक संकट है, लेकिन इस संकट का समाधान वो खुद निकाल सकते हैं। एनडीए में बने रहकर एनडीए अपनी पार्टी की नींव मजबूत कर सकते हैं, या फिर अपने बेटे को पत्नी की जगह पत्नी से इस्तीफा दिलवाकर वो उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं। ये दोनों में से एक उनको खुद तय करना है। सबसे पहले तो ये कि क्यों अब तो तय हो गया कि दीपक प्रकाश नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो पाएंगे 6 महीना के भीतर जो अवधि है, तो क्या ऐसी भी संभावना है कि और जो पूरा राजनीति का एक जिसके बारे में आप भी इशारा कर रहे हैं, शहादत और शहीदाना जो अंदाज है, तो क्या वो इस्तीफा भी दे सकते हैं? ये आगे 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव भी होना है। तो 13 तारीख को अपना पत्ता उपेंद्र कुशवाहा खोल सकते हैं कि वो एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए में रहकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, या एनडीए से बाहर हटकर वो अपने बेटे को एक नेता के रूप में स्थापित करेंगे। या बेटा का अगर मंत्री पद बेटा चला जाता है मंत्री पद, तो क्या अपनी पत्नी के लिए भी वो बोल सकते हैं, वो डिमांड कर सकते हैं? निश्चित रूप से अगर कि भाई कैबिनेट में हमारा एक प्रतिनिधि जरूर जाए। निश्चित रूप से अभी पिछले दिनों जो अमित शाह पटना आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनसे भेंट भी की थी। तो एक जो संख्या बल या पहले से जो एनडीए के भीतर एक सहमति बनी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मंत्री का एक पद निश्चित रूप से मिलेगा और वो डिसाइड करना था उपेंद्र कुशवाहा जी को। उन्होंने अपने बेटे के नाम को प्रस्ताव किया। अब चूंकि उनका बेटा किसी सदन का सदस्य दीपक प्रकाश नहीं है, तो उनकी एक चॉइस ये हो सकती है कि उनकी पत्नी जो स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं, वो मंत्री पद ग्रहण करें और सम्राट चौधरी की सरकार में वो मंत्री बने। एनडीए से उनके एक मंत्री का कोटा तो उनका बरकरार है। अब वो स्नेहलता कुशवाहा हो सकती हैं या पार्टी के 3 और विधायकों में से कोई एक हो सकते हैं। अब हम अपने दर्शकों को
इसके पहले की चर्चा हम ले चलें राजद परिवार में क्या कुछ चल रहा है उस पर, लेकिन उसके पहले विधान परिषद की बात चल रही है। तो विधान परिषद से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। वर्ष 1968, तब बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी और संविद सरकार का वह दौर 67 में शुरू हो गया था। बीपी मंडल लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे, लेकिन महामाया बाबू की सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे, जिसके बारे में लोहिया को जबरदस्त ऐतराज था। बहरहाल महामाया प्रसाद की सरकार और समाजवादियों के भीतर इतनी खींचतान हुई कि वह सरकार गिर गई और शोषित दल बनाकर बीपी मंडल ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। लेकिन इस दावेदारी में एक अड़चन तब आई जब राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने कहा कि आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, न तो उच्च सदन के, ना ही लोअर हाउस के, विधानसभा के या विधान परिषद के। ऐसी स्थिति में हम आपको ओथ नहीं दिला सकते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और उन्होंने फिर बीपी मंडल को विधान परिषद में नॉमिनेट किया और तब मंडल के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ये मंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता को लेकर काफ़ी कुछ दिलचस्प कहानियां इस बिहार में हमारे यहाँ हो चुकी हैं। अब हम आते हैं रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर। मिथिलेश जी, वो क्यों नाराज हैं? पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो सीटों का बंटवारा हुआ, टिकट के बांटे गए, टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां हुई, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद से ही रोहिणी आचार्य नाराज हो गई और वो वापस पहले मुंबई गई, फिर सिंगापुर लौट गई। अभी का जो वाकया है, रोहिणी आचार्य वो चाहती थी कि राष्ट्रीय जनता दल का जो एक सीट बनता है उसकी उम्मीदवारी उनके भाई, बड़े जो उनके छोटे भाई हैं और दोनों भाइयों में जो बड़े हैं तेज प्रताप यादव जी को दिया जाए। लेकिन इसके लिए जो पारिवारिक सूत्र बताते हैं, राजद के सूत्र बताते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनको एतवार था, वो सहमत नहीं हुए। ऐसा कहा जाए कि पार्टी उस एक लाइन पे सहमत नहीं हुई। इसके चलते रोहिणी आचार्य एक बार फिर उबल पड़ी और उन्होंने ट्वीट पर बहुत सारी चीज़ें कही। तो ये एक वाकया है कि राजनीति में भाई भाई का कितना होगा, भाई बहन का कितना होगा, बेटे बाप के कितने होंगे, माँ बेटे की कितनी होगी। तो ये एक बड़ा आकर्षण एग्जाम्पल है बिहार की, ये ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम। लेकिन इसमें आप देखें कि पूरा परिवार एक तरह से विभाजित जैसा लग रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी एक तरफ, और रोहिणी जो तेज प्रताप के लिए टिकट चाहती थी और टिकट नहीं मिला, तो आज जो उनका ट्वीट एक आया है और काफ़ी उसमें गंभीर एक तरह से उन्होंने बातें कही हैं, तो वहाँ लालू परिवार में चीज़ें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है जी। तो लेकिन अब इसको लेकर हम फिर आते हैं कि अब तो तय हो चुका है कि भाजपा के 4, जदयू के 4, लोजपा और राजद के एक उम्मीदवारों का जीतना तय है। तो अब आगे आने वाले समय में क्या लगता है, एनडीए की राजनीति में जो एक उपेंद्र कुशवाहा का जो फैक्टर है वो कितना प्रभावी होगा, या वो कितना मजबूती के साथ अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा? देखिए, अभी जो चुनाव हुए, विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, उससे न तो बिहार की मौजूदा सरकार को कोई खतरा है, न उससे कोई सरकार के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। बिहार में अब जो अगला चुनाव होने वाला है वो 2029 का चुनाव होगा, जो लोकसभा का होगा 3 साल बाद, और विधानसभा की जो चुनाव होंगे वो 2030 में, आज से 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद। तो दूर दूर तक अभी इस चुनाव से कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति में अब पार्टी को स्थापित करना, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कुशवाहा नेता पे भरोसा किया है, और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है उसी समाज के, उसी बिरादरी के हैं। तो कुशवाहा समाज की नाराजगी की
हद तक जाएगी, ये उपेंद्र कुशवाहा किस हद तक कैश करवाएंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। चूंकि सम्राट उसी बिरादरी के नेता हैं, तो एक बड़ा मैसेज इस बिरादरी में गया है कि सम्राट को एक कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति मैं देख रहा हूँ पिछले 25 सालों से, 30 सालों से, तो उनके संघर्ष की कहानी जो है वो हर तीसरे चौथे साल में एक नए चक्रव्यूह में फंसते हैं और उससे निकलकर फिर एक दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर एनडीए से बगावत करेंगे या बाहर निकलकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, इससे चुनावी रणनीति पे अभी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव 3 साल बाद होने हैं। हाँ, हालांकि एक बार पहले वो एनडीए से निकल चुके हैं और निकल कर उन्होंने अपनी जोर आजमाइश या ताकत कह लें वो देखे। पिछले चुनाव में ओवैसी के साथ लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक गठबंधन भी इससे बनाया पहले एनसीपी के साथ गए, वो छगन भुजबल जी के साथ गए। तो ये सब चीजें होती रही हैं। हम ये इस पर आते हैं कि जो एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो टिकट का बंटवारा बीजेपी ने किया या फिर जदयू ने किया, आप देखें कि उसमें एक सामाजिक समीकरण जो उसकी काफ़ी जोर भी है, वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है टिकट देने में, उम्मीदवारों को देने में। लेकिन उस पर आने के पहले पवन सिंह को टिकट मिला और उन्होंने अपना आज पर्चा भी दाखिल कर दिया। तो पवन सिंह को उम्मीदवार बनाने के पीछे की वजह क्या है और इसको कैसे देखा जाए? देखिए, उनका एक बड़ा फॉलोअर है। अभी हम लोगों ने देखा कि विधानसभा के चुनाव में जो उनके गाने हुए जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हो गई, वो इतना बड़ा, इतना लोकप्रिय हुआ, इतने उसके फॉलोअर मिले कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर एनडीए जो है, उसको बड़ा लाभ मिला। तो पवन सिंह लोकसभा के चुनाव में भी काराकाट से खड़े हुए, लेकिन वो बतौर निर्दलीय खड़े हुए। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का जो रिश्ता है वो आप ऐसे देखें कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों का मानना है कि पवन सिंह को उनके खिलाफ किसी साजिश के तहत खड़ा करवाया गया और उनकी हार सुनिश्चित की गई। उसके पीछे पवन सिंह भी एक फैक्टर है। लेकिन पवन सिंह एनडीए की सहानुभूति एनडीए के साथ रही। विधानसभा के चुनाव में वो कई मंचों पे दिखे, कई गाने गाकर, कई समारोह में वो दिखे, तो उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। मेरे जो संपर्क सूत्र हैं उनका कहना है कि पवन सिंह आगे आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2029 में होने हैं, उसमें शाहाबाद के किसी भी सीट से, या तो काराकाट या फिर आरा के सीट से पार्टी उनको उम्मीदवार बना सकती है। इसीलिए अभी उनको विधान परिषद भेजा गया है। वो उस इलाके में पार्टी को मजबूत करेंगे या फिर अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और पवन सिंह का चॉइस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चॉइस है, और उससे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और पवन सिंह जरूर, निश्चित रूप से जो पूरा रोड मैप ऐसा लगता है, राजनीतिक रोड मैप, कि उनको आगामी लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब हम आते हैं कि जिस हिसाब से बीजेपी ने अपने 4 में से 2 उम्मीदवारों को अति पिछड़ा समाज से लाया है, इसी तरह जदयू ने भी, तो एक एनडीए का पूरा जोर है, उसके सेंटर में है कि किन जातियों, किन बिरादरियों को हमको फोकस में रखना है। निश्चित रूप से देखिए, कुछ दिन पहले जब ये चुनाव की गहमागहमी शुरू हुई, तो प्रभात खबर में अपने अखबार में खबर छपी कि एनडीए, खासकर बीजेपी और जेडीयू में ऐसे लोगों को टिकट देने की चर्चा है, या उनके समर्थकों को उम्मीद है कि हमारे नेता को या हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा अति पिछड़ी जातियों में, जिनका प्रतिनिधित्व अब तक नहीं हो पाया है। विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव में। इसमें एक बड़ी जाति कुंभकार समाज, जो प्रजापति है वो है, एक मालाकार, एक माली समाज के हैं, फिर पासी समाज के हैं, इस तरह नूनिया समाज के, ये बातें चली थी। अत्यंत पिछड़ी जातियों में जो 200 करीब 250 जातियां हैं, उसमें कई ऐसी जातियां हैं जिनके प्रतिनिधित्व नहीं चुन के आ पाए हैं, या उनको टिकट नहीं मिला, या उनको मौका नहीं मिला। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 जो उम्मीदवार दिए, उसमें 2 अति पिछड़ी जातियों के, और खासकर वैसे जाति के जो अभी तक राजनीति में पिछले पायदान पर थे, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाई थी। एक अनिल कुमार ठाकुर, जो
नाई समाज से आते हैं उनको मौका दिया गया, और एक शीला पंडित जो कुंभकार समाज से आती है। इसी तरह जदयू को देखें आप तो जदयू में 4 सीटें दी गई, वो चारों अति पिछड़े समाज से, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से वो आती है। 2 महिलाएं हैं उसमें, एक भारती मेहता जो धानुक समाज से आती हैं, अति पिछड़ा समाज है वो, और दूसरी देवरानी देवी जो कुंभकार समाज से आती हैं, और ललन प्रसाद वो भी धानुक समाज से आते हैं, वो भी अति पिछड़ा हैं, और जो निशांत कुमार वो पिछड़ा समाज कुर्मी समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों ने अति पिछड़ी जातियों को ज्यादा तरजीह दी। नॉर्थ बिहार में धानुक समाज की एक अच्छी खासी आबादी है, और राजनीतिक रूप से वो सजग भी है। बिल्कुल। और लोजपा आर ने भी जो अपना उम्मीदवार उतारा अशरफ अंसारी जी, वो पसमानदा समाज से वो आते हैं, और पुराने उनके पिता भी वो वर्कर रहे हैं कैमूर के इलाके में, और ये रामविलास पासवान जी के साथ भी इनका रहा है काम करने का योगदान रहा है। बिल्कुल। तो काफ़ी दिलचस्प, और जो राजनीति और विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की, और आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति को लेकर, और राजनीति में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी ख्वाहिशें और उनकी चाहत किस हद तक क्या मोड़ लेती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमें और मिथिलेश को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।